प्रिय छात्रों, मनुष्य जो है प्रकृति से जो है बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त करता है और उन वस्तुओं का उपयोग अपने जीवन में करता है। और वे वस्तुएं जो मनुष्य के इस्तेमाल में आती हैं उन्हें संसाधन कहा जाता है। संसाधन किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आज हम संसाधन और विकास नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा 10 का पहला अध्याय है भूगोल में। तो हमारे आज के जो चर्चा के बिंदु हैं, तो पहला है आपका संसाधनों का वर्गीकरण, दूसरा संसाधनों के प्रकार, संसाधनों का नियोजन और संसाधनों का संरक्षण। ये जो बिंदु हैं, तो इन बिंदुओं की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे, यानी कि प्रथम भाग में। इसका सेकंड भाग भी होगा जिसमें जो है कुछ और भी बिंदु होंगे जिन पे हम चर्चा करेंगे। तो आज इन्हीं को देखेंगे। संसाधन की परिभाषा देखते हैं कि प्रकृति में पाई जाने वाली उन सभी वस्तुओं को जिनका उपयोग कौन करता है? मनुष्य करता है। किसके लिए? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। इसी को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो संसाधनों में क्या सम्मिलित रहता है? इसके अंतर्गत मिट्टी हो गई, जलवायु, स्थलाकृति, जल राशियाँ, वनस्पतियाँ, खनिज, ये सभी सम्मिलित हैं किसमें? संसाधनों में। आइए देखते हैं प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में क्या अंतर संबंध होता है मानव से। ये मानचित्र में आप देख रहे होंगे कि भौतिक पर्यावरण, संस्थाएं और प्रौद्योगिकी, इन सब का संबंध किससे है? मानव से है। आइए देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधन को दो भागों में बांटा गया। एक तो आपका प्राकृतिक हो गया, दूसरा हो गया मानवीय। अब जो प्राकृतिक है इसको हमने जो है दो भागों में बांटा है। एक है आपका नवीकरण योग्य और दूसरा है आपका अनवीकरण योग्य। अब देख लेते हैं कि नवीकरण योग्य को भी जो है दो भागों में बांटा है। सतत अथवा प्रवाह, इसमें उदाहरण के रूप में देखेंगे जैसे आपका जल हो गया, पवन, और इसका जो दूसरा है जैव। ठीक, तो जैव भी क्या है? दो भागों में बटा हुआ है। एक तो आपका प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा वन्यजीव। अनवीकरण योग्य में आपका पुनः चक्रीय और अचक्रीय, यानी कि इसके भी दो भाग हैं। अब देखिए पुनः चक्रीय क्या होता है? जैसे आपका धातु है, और अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन। इनके उदाहरण जो है जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि अनवीकरण योग्य में पुनः चक्रीय का कोई उदाहरण दीजिए या चक्रीय का कोई उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इनके उदाहरणों को जरूर याद रखिए। अब मानवीय पक्ष में आ जाते हैं। तो मानवीय में जो है इसको भी दो भागों में बांटा है। एक आपका संरचना एवं संस्थाएं और दूसरा है आपका मात्रा एवं गुणवत्ता। तो ये जो है संसाधनों का वर्गीकरण है। संसाधनों के प्रकार में देखेंगे, इसको भी जो है आपका जैसे उत्पत्ति के आधार पर हो गया, समाप्तता के आधार पे हो गया, स्वामित्व के आधार पे हो गया। तो इस तरह से जो है बांटा गया है। उसमें आइए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका जैव संसाधन।
तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो इन संसाधनों की जो प्राप्ति होती है कहाँ से होती है? जीव मंडल से होती है। और इसमें सबसे मुख्य चीज क्या रहती है? इसमें जीवन व्याप्त होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप क्या ले लेंगे? मनुष्य को। पेड़ पौधे हैं, उनमें भी जीवन है, यानी कि जहां पर जीवन है वो जैव संसाधन से उसका तात्पर्य है। दूसरा है आपका अजैव संसाधन। तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे आपका चट्टानें हो गई। तो क्या है? चट्टानें जो है क्या है? निर्जीव है। अब देखते हैं समाप्तता के आधार पर इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा है आपका अनवीकरण योग्य संसाधन। तो देखते हैं कि नवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे आपका उदाहरण के रूप में ले लीजिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीव। तो ये जो उदाहरण दिए गए हैं इनको आपको खासकर याद रखना है। परीक्षाओं में आपके लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में इनकी परिभाषा भी पूछी जाती है और जो बहुविकल्पी प्रश्न या ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनमें नवीकरण योग्य संसाधन कौन नहीं है, ऐसा प्रश्न आपका आ सकता है। तो आपको इसके उदाहरण जरूर याद रखने हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन कौन से होते हैं? एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में जो है इन संसाधनों का विकास होता है। जैसे आपका क्या हो गई? धातुएं। तो धातुएं कहां आपको प्राप्त हैं? पृथ्वी के अंदर। और इनकी जो प्रक्रिया है, इनके बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत एक लंबे अंतराल के बाद होती है, यानी कि बनकर जब तैयार होते हैं तो उसके लिए बहुत एक लंबा समय चाहिए होता है। इसी तरह से आपका जीवाश्म है। तो इनके उदाहरण जरूर याद रखिएगा, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वामित्व के आधार पर जो है इसको 4 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक, स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आइए देखते हैं व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं। तो ऐसे संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। अब जैसे बहुत सारी जो जमीन होती है वो क्या होती है? किसानों के पास होती है। और वो किसकी होती है? सरकार की होती है। और सरकार उन किसानों को एक तरह से आवंटित कर देती है और उसका लगान जो है वो किसान जो है किसको देते हैं? सरकार को देते हैं। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, जैसे बाग हो गया। बहुत सारे बाग ऐसे होते हैं जो सरकारी होते हैं और उसका लगान जो है सरकार वसूल करती है। चारागाह भी ऐसे कुछ होते हैं, कुछ तालाब होते हैं और कुछ कुएं आदि होते हैं। तो ये हो गए व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा देखते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक में क्या होता है? बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं समुदाय के रूप में। तो समुदाय के सभी सदस्यों को यह साधन जो है उपलब्ध होते हैं। जैसे गांव की चारण भूमि। चारण भूमि का मतलब समझ रहे हैं? जहां पर जानवर चारा खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। शमशान भूमि, शमशान भूमि जान ही रहे होंगे, जहां पर जो है मृत व्यक्ति को जलाया जाता है। और भी इसके उदाहरण हैं, जैसे आपका पार्क ले लीजिए, खेलकूद के मैदान हो गए। तो ये किसके उदाहरण हैं? सामुदायिक स्वामित्व के। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? इसमें है देश में पाए जाने वाले समस्त संसाधनों
को तकनीकी रूप से राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपका सड़कें हो गई, तो सड़कें क्या होती हैं? राष्ट्र की संपदा होती हैं। नहरें, रेल लाइनें, ये किसके उदाहरण हैं? राष्ट्रीय संसाधन के। हमारे देश में कहीं पर भी अगर कोई खनिज पाया जाता है, समस्त खनिज, कोई खनिज आप अपना खेत खोद रहे हो, ठीक है, या कहीं पर खुदाई हो रही हो और वहां पर कोई खनिज निकल आता है, तो वह किसकी संपत्ति है? सरकार की संपत्ति है, यानी कि राष्ट्रीय संपत्ति है। तो जो भी जल संसाधन होंगे वो किसकी संपत्ति है? राष्ट्र की। वन हो गया और वन्य संसाधन हो गए। तो राजनीतिक सीमाओं के अंदर जो समस्त भूमि होती है वो क्या होती है? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती है। इसमें आपका 12 समुद्री मील बराबर किसके होता है? 22.2 किलोमीटर के। तो ये महासागरीय क्षेत्र है, यहां तक जो है राष्ट्रीय संसाधन होगा। ये बहुत बार जो है कंपटीशन के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ तक जो है राष्ट्रीय संसाधन उपलब्ध होता है। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसमें क्या होता है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं वो संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। यहां पर देखिए तट रेखा से 200 समुद्री मील, तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय तक जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होगा और वह कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं उनको नियंत्रित करती हैं विकास के आधार पर। इसमें पहला है आपका संभावी संसाधन। तो संभावी संसाधन किसे कहते हैं? ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया। जैसे आपका उदाहरण के रूप में ले लीजिए राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। इनसे जो है विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। दूसरा है आपका विकसित संसाधन। तो ऐसे संसाधनों को विकसित संसाधन कहा जाता है जिनका क्या किया जा चुका है? सर्वेक्षण, और उनमें उपयोग की जाने वाली जो गुणवत्ता और मात्रा जो है निर्धारित की जा चुकी है कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी मात्रा कैसी है, ठीक है। तो इसका क्या किया जा चुका है? सर्वेक्षण किया जा चुका है, यानी कि वह विकसित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। भंडारण में देखते हैं ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं लेकिन क्या है, प्रौद्योगिकी के अभाव में जो है वह हमारी पहुंच से बाहर है, यानी कि प्रौद्योगिकी इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, ठीक है, जिससे जो है हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। जैसे उदाहरण में आप देखते हैं कि जल क्या है, एक यौगिक है, ठीक है। किससे बना हुआ है? दो गैसों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। अब हाइड्रोजन से जो है हम क्या कर सकते हैं? विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास विद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन क्या है, हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है। अगला है आपका संचित कोष, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी कि हमारे पास तकनीक उपलब्ध है और हम उसको अपने प्रयोग में ला सकते हैं, वह संचित कोष कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे नदियां हो गई, बांधों का जल हो गया, तो क्या करते हैं, नदियां और बांधों के जल से हम क्या करते हैं,
विद्युत का उत्पादन करते हैं। और बहुत सारी जो हमारे देश में कमी है विद्युत उत्पादन की, इसी से हम पूरी करते हैं। तो संसाधनों का विकास, तो मानव जीवन के लिए जिस प्रकार से संसाधनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ये जीवन की जो है गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक होता है। अब हो क्या रहा है, संसाधनों का बहुत अधिक मात्रा में दोहन हो रहा है। ये हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसका आधाधुंध जो है दोहन कर रहे हैं। तो आधाधुंध दोहन से क्या समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, जैसे आपका जो संसाधन है वह खत्म होते जा रहे हैं, पर्यावरण को बहुत अधिक क्षति पहुंच रही है, और वैश्विक परिस्थितियां यानी कि ग्लोबल स्तर पर, ठीक है, सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है। और यह जो है वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है, किससे, आधाधुंध दोहन से। जो संसाधनों का हम दोहन कर रहे हैं वो आधाधुंध कर रहे हैं, तो उससे जो है देखिए वैश्विक स्तर पर क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार कंपटीशन के एग्जामों में पूछा जा चुका है। जैसे आपका भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन का मतलब क्या हो गया है, ये जो पृथ्वी हमारी हीट हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि हम आधाधुंध दोहन कर रहे हैं संसाधनों का। ओजोन परत का क्षरण, ओजोन लेयर जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उससे क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। तो उस ओजोन लेयर में क्या हो गया है, छेद हो गया है, और वहां से निकलने वाली जो किरणें हैं वह मानव और प्रकृति को बहुत ही हानिकारक हैं। पर्यावरण प्रदूषण हो ही रहा है, मनुष्य को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वह स्वस्थ रूप से हवा नहीं ले पा रहा है। भूमि निम्नीकरण का मतलब हो गया कि भूमि का जो खनन किया जा रहा है, ठीक है, वह भूमि निम्नीकरण कहलाता है। इसके बाद सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य हो गया कि विकास ऐसा हो जिसमें पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति न हो, वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो वैश्विक स्तर देखा गया कि जो संसाधन है उनका दोहन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि जो है पर्यावरण को बहुत अधिक क्षति पहुंच रही है। तो इसको लेकर के जो है एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। ये कौन सा था आपका, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। और कहाँ हुआ था आपका, ब्राज़ील एक देश है, उसका एक शहर है रियो डी जेनेरो। यहाँ पर जो है यह सम्मेलन हुआ, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो यहाँ पर जो है लगभग 100 देशों के जो प्रमुख थे वह इकट्ठा हुए और पूरे पर्यावरण को लेकर के जो है बातचीत हुई, जिसमें जो है जो आयोजन का स्तर था उसमें जो उभरते पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक समस्याएं जो पैदा हो रही थी, तो उसका क्या है हल ढूंढने के लिए, साथ ही साथ सतत पोषणीय विकास के लिए इस का आयोजन किया गया था। अभी मैंने आपको बताया कि सतत पोषणीय विकास यानी कि ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को किसी भी तरह की क्षति ना पहुंचे। तो वहीं पर जो है एजेंडा 21 को जो है स्वीकृति प्रदान की गई। ये जो एजेंडा 21 था तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, यह जिसे संक्षेप में क्या कहते हैं UNCED कहा जाता है, इसके तत्वाधान में हुआ था। तो इसका जो उद्देश्य था क्या था, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास इसका उद्देश्य रहा। जो मुख्य उद्देश्य था
कि इसमें कहा गया कि प्रत्येक स्थानीय निकाय को जो है अपना एक एजेंडा बनाना होगा, जिसे एजेंडा 21 कहा जाएगा। तो ये जो आपका पृथ्वी सम्मेलन है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जामिनेशन में आने की इसकी संभावना है। साथ ही साथ जो है कंपटीशन के एग्जाम में भी ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं संसाधन नियोजन। तो संसाधनों का जो उपयोग है एक तरह से हमें किस तरह से करना चाहिए, विवेकपूर्ण करना चाहिए। और भारत जैसा जो हमारा विशाल देश है, यहाँ पर क्या है, जो संसाधन की उपलब्धता है उसमें क्या है, विभिन्नताएं हैं। कैसी विभिन्नताएं, आइए देखते हैं। जैसे खनिज और कोयला। खनिज और कोयला के मामले में कुछ ऐसे राज्य हैं जो बहुत ही अधिक मात्रा में यहाँ पर उपलब्धता है। जैसे आपका झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। तो ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इसकी उपलब्धता बहुत अधिक है। अन्य राज्य भी हैं लेकिन वहाँ पर इनकी उपलब्धता कम है। अब जैसे आपका जल संसाधन हुआ, तो जल संसाधन के मामले में जो है अरुणाचल प्रदेश में पर्याप्त है। पवन और सौर ऊर्जा जैसे आपका राजस्थान हो गया और गुजरात, यहाँ पर जो है इन संसाधनों की बहुत अधिक उपलब्धता है और इनका उपयोग करके जो है हम विभिन्न प्रकार के जो है विद्युत उत्पादन या अन्य कार्य कर सकते हैं। सांस्कृतिक विरासत के मामले में आपका लद्दाख धनी है, इसी क्षेत्र यहाँ बहुत अधिक है। तो ये बताने का तात्पर्य हुआ कि जो संसाधन है उसकी जो उपलब्धता है उसमें विभिन्नता है। तो भारत में जो संसाधनों का नियोजन है, ठीक, तो यह एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें जो है निम्नलिखित सोपान बनाए गए हैं। देश के पहला है आपका, देश के विभिन्न प्रदेशों में क्या करना है, संसाधनों की पहचान करना है और क्या करना है, उनकी एक तालिका बनाना है। और इस तालिका बनाने में, संसाधनों की पहचान करने में हमें किनकी जरूरत होती है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण की, मानचित्र बनाने की। और जो संसाधन हमें वहां प्राप्त हो रहे हैं, जो खनिज हमें प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, उनकी मात्रा कैसी है, कितनी है और गुणात्मकता उसमें कितनी अधिक है। दूसरा है आपका संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत ढांचा तैयार करना। तीसरा है आपका जो संसाधन विकास की योजनाएं हैं, राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय। समन्वय का मतलब तालमेल बनाना। तो संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो जब हम संसाधनों का विवेकहीन उपयोग करेंगे, बहुत अधिक उपयोग करेंगे, तो उससे जो है क्या है, कई तरह की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जो है समस्याएं हमारे सामने पैदा हो जाएंगी। तो इसका संरक्षण क्या है, बहुत आवश्यक है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इसके आगे का जो भाग है मैं आपको सेकंड जो इसका भाग बनाऊंगा, उसमें जो है आगे के बिंदुओं पर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।